लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ देहरादून से गरिमा देवी जी वर्चुअल के माध्यम से। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका K24। धन्यवाद। नमस्कार भाई। गरिमा जी, आपको पता है कि इस समय उत्तराखंड पूरी तरह आग बबूला हो चुका है, क्योंकि बेटी की हत्या और उसके बाद काफी लोगों का नाम आया था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के खुद उनके बेटे ने इतनी जघन्य अपराध किया। ऐसे में उत्तराखंड इस समय पूरी तरह आग बबूला है। कहीं पर आगजनी हो रही है तो कहीं पर मोमबत्तियां लेकर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। और इस पर आप बिल्कुल काफी मुखर होकर आप सामने आ रही हैं, काफी आरोप भी आपने लगाया है। पूरा प्रकरण हमारे दर्शकों को शुरू से बताएं गरिमा जी। बिल्कुल, पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड शर्मसार है इस पूरे घटनाक्रम से। इस तरह का नृशंस हत्याकांड, इस तरह का जघन्य हत्याकांड उत्तराखंड है, ऐसा कभी हुआ नहीं है उत्तराखंड के अंदर। हमने यूपी और बिहार को पीछे छोड़ दिया और जिस तरह का कुकृत्य यहाँ पर हुआ है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है भाई। हम सबके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अगर अभी नहीं जागे और हमारे प्रदेश में अगर बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मुखर आपने कहा कि मैं इस मुद्दे पर दिखाई पड़ रही हूँ। क्या करें जब सत्तारूढ़ दल की महिलाएं अपने कानों में रुई ठूस कर और अपनी आंखों में गांधारी की तरफ पट्टी बांध कर बैठी हुई हैं। जिन महिलाओं को उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की युवतियां दीदी दीदी कहते नहीं थकती थी, गाती थी, और जो उन्हें पलकों पर बैठा कर रखती थी, जो सिर पे चढ़ाकर उनको रखती थी महिलाओं को, आज वो राष्ट्रीय पदाधिकारी गायब हैं। महिला आयोग की कल मैंने चिट्ठी देखी। उसके अलावा 8वें दिन जो है रेखा आर्या, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, 8वें दिन ट्वीट करके अपनी सांत्वना व्यक्त करती हैं। 9वें दिन वो रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से चोरों की तरह पहुंचती हैं लड़की के घर में। आखिर क्या कारण है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह के कांड की निंदा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे। चलिए, आप पीड़िता के घर नहीं जाते, आप उसके पोस्टमार्टम के स्थल पर नहीं पहुंच पाते, आप कैंडल मार्च और आप पुतला दहन में शामिल नहीं हो पाते, कम से कम सोशल मीडिया पर ही सही इन लोगों की निंदा तो कर देते आप जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम भी ये बात बिल्कुल पुरजोर शब्दों में कहना चाहती हूँ कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई दल नहीं होता, अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित करके अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया, पुष्कर भाई मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत झोल है इस पूरे मामले में। आपने कहा शुरू से मैं घटनाक्रम बताऊं, मुझे समझ नहीं आता है मैं शुरू कहां से करूं और अंत कहां पर करूं। इसलिए क्योंकि पहले दिन से पुष्कर भाई आपको बताना चाहती हूँ कि 4 दिन की देरी पहले तो रेवेन्यू पुलिस ने की। आप मुझे बताइए, एक लेमैन की समझ में, एक गरीब आदमी के, एक आम आदमी की समझ में, एक अनपढ़ आदमी की समझ में, जो कि बहुत बड़ा वोटर है इस देश का, क्या उसके समझ में रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस का मतलब समझ में आता है? अंतर समझ में आता है? ये रूल्स रेगुलेशंस, ये कानून समझ में आते हैं? उसके समझ में आती है तो कार्रवाई समझ में आती है। सिर्फ एक और एक बात, आरोपियों को सजा उसको समझ में आती है। जी गरिमा जी, मुझे सबसे दुखद बात मेरे लिए ये हो जाती है कि जब पीड़िता का पिता दर दर की ठोकर खाता है, पुलिस के थानों के चक्कर लगाता है और पुलिस एक थाने से दूसरे थाने भेजती है और सरकार कानून में रुई डालकर बैठी रहती है, ऐसे में एक पटवारी को सस्पेंड करने से क्या मामला फर्क हो जाएगा? नहीं 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 पुष्कर भाई, ये भी देश की जनता को गलत फहमी है कि पटवारी को सस्पेंड किया गया। असल बात मैं बताती हूँ आपको। 18 को वो गायब होती है लड़की, 18 से लेकर 21 तारीख तक, यानी कि चौथे दिन एफआईआर दर्ज होती है और मामला रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस के पास जाता है। लेकिन जो असली पटवारी है, जो सालों साल से उस क्षेत्र में काबिज है, जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ नहीं होता विनोद आर्या के रसूख की वजह से, क्योंकि पुलकित आर्या का जोड़ीदार बताया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही जिगरी दोस्त बताया जाता है, ये पटवारी जिसका नाम है वैभव। वैभव 19 तारीख को वैभव के लिए रिजॉर्ट में वहां पर कमरा भी बुक रहता था, ऐसा कहा जाता है। हाँ, कमरा एक रिजर्व रहता था। और पुलकित आर्या जब अंजाम देकर आते हैं इस नृशंस कांड को, तो पुलकित आर्या, ये मेरा कयास है कि पुलकित आर्या उससे अपना पूरा साझा करते हैं जो कुछ भी उसने कुकर्म किया है,
और पटवारी घबराहट में सबसे पहले पटवारी भाग जाता है। पटवारी 19 तारीख को छुट्टी चला गया और जिस पटवारी को निलंबन किया गया, आपको और मुझे ये भरमाया गया कि देखिए पटवारी पर हमने गाज गिरा दी, वो पटवारी तो केवल रिलीवर है, वो केवल रिप्लेसमेंट है असली पटवारी वैभव का। विवेक नाम का पटवारी तो बाद में आता है सीन में। जो असली पटवारी है, जिसके सीने पर बहुत सारे वहां के जो राज हैं वो दफन हैं, कितनी लड़कियों को वहां दफन किया गया है या कितनी लड़कियां वहां से गायब हुई हैं, ये तो पटवारी बता सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सालों साल से काबिज है। पहला लूप होल तो ये हो गया कि 4 दिन बाद एफआईआर क्यों होती है। दूसरा ये हो गया कि पटवारी छुट्टी क्यों दे दी जाती है पटवारी को। तीसरा ये हो गया कि लड़की का शव जो है 5वें 6ठे दिन जब निकाला जाता है तो वो फूला हुआ नहीं मिलता, जबकि 24 घंटे भी अगर किसी की बॉडी पानी में रहती है तो वो फूल जाती है। लड़की की बॉडी उसी हालत में मिली है जैसी वो आपको और मुझे तस्वीर में नजर आ रही है। ऐसे में जब वो पानी के अंदर थी तो मछलियों ने और जंगली जानवरों ने उसको खाया क्यों नहीं, उसकी बोटी बोटी नोची क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी पानी के अंदर रहती है तो उस कैनाल में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे जानवर हैं, कहीं भी नोचने खसोटने की या खाने की कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं कही गई। प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने एम्स ऋषिकेश में उसकी बॉडी देखी, उन्होंने कहा सामने के दांत टूटे हुए थे लड़की के। अब झील में या नहर में फेंकने से दांत कैसे टूटते हैं ये समझ से परे है, और पीएम रिपोर्ट में दांत टूटने का जिक्र क्यों नहीं है। वहीं आपको एक बहुत बड़ा राज आपके चैनल पर पहली बार बताऊं पुष्कर भाई, कि 24 तारीख को डीजीपी महोदय बयान देते हैं और अपने फेसबुक पेज पे उस बयान को लगाते हैं जो आज डिलीट हो गया है। वो बयान है कि वो कहते हैं, डीजीपी जो कि सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं पुलिस विभाग के उत्तराखंड के, वो कहते हैं कि अंकिता की चैट में जिस वीआईपी का जिक्र है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की जा रही थी, वो वीआईपी हमें पता चल गया है अंकित आर्या था, यानी कि पुलकित आर्या का बड़ा भाई। ये बकौल डीजीपी में बता रही हूं आपको। तो जब डीजीपी महोदय कह रहे हैं कि अंकित आर्या वो वीआईपी है, पहले तो मैं बता दूं इस सच को हम मानने से इनकार करते हैं। वो वीआईपी अंकित आर्या नहीं है, कोई बड़ा रसूखदार संघ का या भाजपा का नेता है जिसे बचाने की आज तक कवायद चल रही है। लेकिन अगर वो अंकित आर्या है भी, चलिए एक बार को मान लें डीजीपी की बात कि वो अंकित आर्या वीआईपी है, तो फिर वो मुख्य आरोपी, वो वीआईपी इनकी चंगुल से फरार कैसे हो गया। आज पुलकित आर्या के अलावा विनोद आर्या भी फरार है, अंकित आर्या भी फरार है, पूरी फैमिली गायब हो गई। कैसे हो गई? कितने बॉर्डर्स हैं उत्तराखंड के? 2 या 3 बॉर्डर्स हैं हमारे, उनको आप सील नहीं कर सकते थे, उन पे चेक पोस्ट नहीं लगा सकते थे। पुलिस ने तो अगर काम शुरू से सही किया होता, पुलिस का काम सही से शुरू हुआ होता तो अंकिता हमारे बीच होती। पुलिस ने तो अपना काम दुरुस्त किया ही। सही बात है। नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस विभाग की जो पहली रिलीज निकलती है 23 तारीख को, उसमें रिलीज में एक हतप्रभ करने वाली बात यह है कि हर कुछ धुंधला है, सब कुछ धुंधला है, यानी कि उन लड़कों को नशे में धुत बता दिया गया है ताकि उनके ऊपर केस कमजोर हो जाए। ये बताया जा रहा है कि वो लड़के नशे में इतना धुत थे कि वो अपने होशो हवास खो चुके थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रहे थे। फिर ये बताया गया है कि चाहे सौरभ नशे में धूत थे तो ये घटना उन्होंने जाके अपने घर में क्यों नहीं किया? उनकी घर में भी माता बहनें थी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर भाई। दूसरा आप बताइए, जो एक और आरोपी है सौरभ की ओर से बयान ये दिया जा रहा है कि हमने उसे अंकिता ने वायलेंस पहले शुरू करी, अंकिता की तरफ से हाथापाई शुरू हुई और हमने उसे नहर में धकेल दिया। ये हम में कौन कौन लोग हैं ये साफ नहीं है कि ये हमने कौन है, केवल सौरभ है या 3 के तीनों ने धकेला, एक ने धकेला, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में उसके शरीर पर से धारदार चोट के निशान मिले हैं अंकिता के, तो क्या उसकी बॉडी वहीं थी रिजॉर्ट में? फिर आपने जो डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू करी, हर जगह हमने सुना है कि जो घटना स्थल होता है उसको सील किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है, वहां आवागमन या आवाजाही पर रोक लगाई जाती है, वहां के जो साक्ष्य और सबूत है उनको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। हमारे वहां क्या हुआ? हमारे वहां धामी जी ने धाकड़ बनने की चाहत में पूरा बुलडोजर चलवा दिया। और ये मैं नहीं कह रही, ये धामी जी कह रहे हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि मैंने बुलडोजर भेजा है और मैंने चलाया है।
स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट का हमारे पास बयान है, जिसमें वो रात को 3 बजे अपनी आंखों के सामने बुलडोजर चलवा रही हैं और कह रही हैं, पीठ थपथपा रही हैं अपनी और अपनी सरकार की, कि देखा मेरी सरकार में बख्शा नहीं जाता अपराधियों को। यानी कि सबूत और साक्ष्य आपने मिटा दिए। तो उत्तराखंड की जनता ने तो रेणु बिष्ट को जवाब दे दिया ना, उनको तो जवाब मिल गया, उत्तराखंड की जनता दे चुकी है जवाब। नहीं नहीं, यहाँ एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं आपसे। आप मुझे बताइए, आगजनी भी वहां हो गई, उस रिजॉर्ट में आगजनी भी करवा दी गई। अब 10वें दिन आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, 27-28 तारीख को एसआईटी का गठन होता है और कहा जा रहा है कि पी रेणुका देवी जो एसआईटी डीआईजी हैं, वो जो है साक्ष्य और सबूत जुटा रही हैं। साक्ष्य और सबूत कहाँ से हाथ लगेंगे? कोई भगवान है रेणुका देवी? जब बुलडोजर चल गया, जब आगजनी हो गई, जब साक्ष्य और सबूत मिट गए हैं, तो रेणुका देवी कहां से लाएंगी? अब एसआईटी कहां से साक्ष्य और सबूत जुटाएगी? हमसे कहा जा रहा है एसआईटी ने वो रजिस्टर भी जब्त कर लिया जिसमें विजिटर्स का पूरा आंकड़ा है कि विजिटर्स कौन कौन थे। एक कागज का रजिस्टर ना बुलडोजर से खत्म होगा, ना आग से खत्म होगा, वो लोहे का रजिस्टर थोड़ी था। आप हमको बताना क्या चाह रहे हो? कितना धूल झोंकोगे आंख में? और आपके गिरफ्त से आरोपी कैसे गायब हो गए? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है उत्तराखंड पुलिस पर, कि मेरा आरोप है उत्तराखंड पुलिस पर कि आपने फरार करवाया, आपने विनोद आर्या और अंकित आर्या को यहां से बेदखल किया है गुपचुप तरीके से, बिना आपकी सहायता के वो यहां से फरार हो ही नहीं सकते। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो फरार हो जाए। गरिमा जी, आपको क्या लगता है इस हत्याकांड की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है और नहीं सुलझ पाएगी, क्या ऐसा लगता है आपको? मैं उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़कर 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि इसमें श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें अपना चेहरा चमकाने की होड़ नहीं होनी चाहिए। कौन हीरो है, कौन विलन है, या हम चमक जाएं, कांग्रेस बाजी मार रही है या यूकेडी मार रही है या आम आदमी पार्टी मार रही है, ये जो श्रेय की होड़ है ये हमारे बीच में कतई ना हो। हमारा ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, ये जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है, इसलिए धैर्य रखना होगा, सब्र और संयम से काम लेना होगा। सब कुछ एक ही दिन में ना करके हमको धीरे 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 इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि मंशा प्रचंड बहुमत की सरकार की नहीं दिखाई पड़ती कि वो आरोपियों के प्रति कोई ऐसी मंशा रख रहे हैं। क्योंकि अगर मंशा रख रहे होते तो संजय कुमार जो पूर्व संगठन मंत्री था वो भी दंडित किया जाता इनके द्वारा। फिर अगर ये मंशा रख रहे होते तो महेश नेगी को भी दंड मिलता जो द्वाराहाट का विधायक था। फिर अगर ये इतना इनकी सही मंशा होती अपने लोगों पर गाज गिराने की तो सुरेश राठौर पर गाज गिरती। पर आज वो महिलाओं का पता भी नहीं है। अंकिता हम लोगों को एक संदेश देकर गई है, इस उत्तराखंड की मातृशक्ति का मान सम्मान बढ़ाकर गई है। इस उत्तराखंड की महिला के बारे में जो विश्व में आज एक नैरेटिव तैयार हो रहा है वो ये कि हम ना धनबल के आगे झुकते हैं ना बाहुबल के आगे झुकते हैं, हमारे आगे सब कुछ नश्वर है, हमारे आगे सब कुछ खाक है। अंकिता ने ये एक संदेश दिया है, उत्तराखंड की मातृशक्ति का एक गौरव बढ़ाकर गई है अंकिता। तो अब हमारा कर्तव्य, वो कहाँ चली गई भाजपा की मातृशक्ति का? आपके चैनल के माध्यम से लानत भेजती हूँ, लानत उन भाजपा की मातृ शक्तियों को जो आज दिलों में घुसकर बैठी है। मेरे मन में भी एक सवाल है, क्योंकि मैंने काफी खबरों में देखा था, हमेशा होता था थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर महिलाएं सड़क पर रोटी बनाती थी, सिलेंडर लेकर सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन आज एक जघन्य अपराध होने के बाद भी महिलाएं अपने घर में बैठी हुई है, उनको सुधी नहीं है, उनको पता ही नहीं है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आज। देखिए पुष्कर भाई एक पुराना शेर है, लेकिन इसके लिए इस मौके के लिए बहुत समसामयिक है, और वो है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में। यहाँ पर एक मकान हमारा ही थोड़ी ना है, हम सबके घर में बहू बेटियां हैं, बच्चियां हैं, कोई कोचिंग में जाती हैं तो कोई शॉपिंग पे निकलती हैं, कोई अस्पताल जाती हैं तो कोई स्कूल जाती हैं। कल को अगर उत्तराखंड का माहौल बिगड़ा, कल को अगर अंकिता जैसे एक आध कांड और यहाँ पर हो, जो भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारी बच्चियां भी कितनी सुरक्षित है? आने वाली पीढ़ियां क्या आपसे और हमसे जवाब नहीं मांगेंगी? क्या ये जो आज उत्तराखंड में लिखा जा रहा है ये इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं होगा? उस वक्त ये बताया जाएगा कि कौन कौन मुखर होकर अंकिता की लड़ाई में संघर्ष कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे, और कौन अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, कौन बिना रीढ़ के वो महिलाएं थी जो हर छोटी बात पर सड़क पर उतर आती थी। मैंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय लेती है कि हमारे वहां सबसे ज्यादा महिलाएं हैं,
महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सम्मेलन में, किसी भी मीटिंग में। लेकिन आज अंकिता के लिए आवाज उठाने के लिए उन महिलाओं के मुंह में दही क्यों जम गया है? ये सवाल गरिमा दसानी आपके चैनल के माध्यम से आप उनके उनके शरीर को, उनकी आत्मा को झकझोरने के लिए पूछना चाहती है कि आखिर आप लोग जिंदा लाश बन क्यों गए हैं? आप लोग जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप जिंदा हैं? ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये बात होनी चाहिए। जी गरिमा दसानी मुझे लगता है कि हजारों में भारी है इस समय, क्योंकि आप जो प्रमुखता से सवाल उठा रही हैं और कहीं ना कहीं मुखर होकर आप आ रही मैं हैं, जर्रा भर हूं भाई, पुष्कर भाई, नहीं नहीं प्लीज, मैं समुद्र में एक बूंद भर अपना जो योगदान है वो देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। गरिमा दसानी कुछ नहीं है, कितनी महिलाओं पे भारी है इस बात पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। गरिमा दसानी जो सबके लिए करते आई है, मैंने कहा मेरे दल का भी कोई नेता जिस दिन इस तरह के कोई प्रकरण में फंसेगा, आपको सबसे पहले गरिमा दसानी दिखेगी, पार्टी छोड़ते हुए भी और अपने उस नेता के खिलाफ भी आवाज उठाते हुए। गरिमा जी, मैंने एक डिबेट में सुना था, आप ये कहती हुई सुनाई दिया मेरे को कि मेरे घर में भी बेटी है, तो कहीं ना कहीं आप बेटी वाली हैं, इसीलिए आपको दर्द भी है। आप अंकिता को भी अपना बेटी समझकर लगातार मुखर होकर सामने आ रही है। पुष्कर आपकी भाई, पार्टी के सबसे पहले हरीश रावत जी वहां पहुंचे थे। जी मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो इशू है ये बहुत दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि अंकिता में हमें अपनी बच्ची दिखाई पड़ती है। मेरे घर में भी 21-22 साल की मेरी एक बेटी है, और आज अगर अंकिता के लिए हमने आवाज नहीं उठाई तो वो बच्ची मुझसे सवाल करेगी कि आप इस क्षेत्र में हैं क्यों? अगर आप अंकिता के लिए आवाज नहीं उठा पा रही हैं तो आपका राजनीति में होना, आपका सामाजिक क्षेत्र में होना बेमानी है। इसलिए मैं बार बार आह्वान कर रही हूँ, इसलिए आपके चैनल पर मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपके चैनल पे इसीलिए बार बार कहना चाहती हूँ बिल्कुल आप कि भावुक भी दिख रही है, काफी भावुक दिख रही है जी। इसमें मैं समझ रहा हूँ गरिमा जी, देखिए राजनीति अलग चीज है, राजनीति करना अलग चीज है। आप लगातार इस मुद्दे को लेकर आप मुखर होकर आगे आ रही हैं, और हमारे चैनल पर आप भावुक भी होगी क्योंकि आप एक माँ है और एक बेटी की माँ है। आप समझ सकती उस दर्द को, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो इस समय आपके हरीश रावत जी जब वहां गए थे उन्होंने कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमें गोली मार दीजिए, हम जीना नहीं चाहते। तो उस माँ पर क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूँ। वही चीज आप समझ रही हैं क्योंकि आपने अंकिता को अपनी बेटी समझा है इस समय। गरिमा जी, नहीं देखिए, मैं पुष्कर भाई, हम सब इस वक्त नवरात्र मना रहे हैं, हम सब अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन करेंगे। तो क्या कन्या पूजन केवल सीमित रहे नवरात्रों तक? मैं इन भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत तथाकथित धर्म के पुजारी लोग हैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, तो ये केवल मंचों से कहने वाली बातें हैं क्या? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण दिवस के दिन, महिला दिवस के दिन। हम अपने घर में देख रहे हैं अपने बहू बेटी, क्या इज्जत केवल कुछ लोगों तक लिमिटेड होती है? गरीब आदमी की बच्ची की कोई इज्जत नहीं होती? क्या गरीब आदमी के दिल में धड़कन नहीं होती? क्या वो केवल पैरों के नीचे रौंदे जाने के लिए हैं? ये बच्चियां जो अपनी दहलीज से बाहर निकलती हैं, क्या इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि अवेलेबल है? हम लोग भी जो अपने घर से अपने परिवार को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो क्या सीधे ये हम समाज को संदेश दे रहे हैं कि आइए आइए हम उपभोग की वस्तु हैं? ये संदेश दे रहे हैं क्या हम लोग कि हम लोग अवेलेबल हैं? ये जो मानसिकता है इसको खत्म करने की जरूरत है। पुरुष सत्तात्मक रहे, मात्र सत्तात्मक रहे, सत्ता किसकी रहे ये बात बिल्कुल इतर है, लेकिन कम से कम हम लोग अपनी बेटियों से कहते हैं या बेटियों के लिए नारे बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हम बेटों से कहते कि बेटों को समझाओ और बेटों को बताओ, अपने बेटों को बताओ कि जैसी तुम्हारी माँ है, जैसी तुम्हारी बहन है, वैसे ही तुम्हारे लिए दूसरी माताएं बहनें। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक जो कॉकस फैलता चला जा रहा है, और खास करके उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का ये हाल नहीं था भाई।
जो होता चला जा रहा है। और मेरे उत्तराखंड में, मेरे प्रदेश में, मेरी मातृभूमि में, मेरी जन्मभूमि में ऐसा बदनुमा दाग लगाने वाला किसी भी दल का हो, मैं नहीं जानना चाहती वो भाजपा का है, वो आरएसएस का है, वो कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी का है, वो जो कोई भी है उसको सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दरिंदों को दल से भी नहीं जोड़ना चाहिए। और कि जैसे कि कहीं ना कहीं इस दरिंदे को कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर मिली होगी। बड़ा बाप का बेटा है, बिगड़ेल बेटा जैसे होते हैं बड़े बाप के। तो क्या इसलिए उत्तराखंड की जितनी भी लड़कियां अपनी हवस का शिकार या फिर किसी को परोसने का सामान समझ दिया कि जो अंकिता तक आ बैठी? ऐसे भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गायब है, अभी प्रियंका कहाँ है? क्या प्रियंका की खोज खबर होगी गरिमा जी आगे? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि मुझे मंशा नहीं दिखाई पड़ती। सब तरफ मैं देख रही हूँ कि लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी की, कि धाकड़ हैं धामी और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। धामी जी से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको हीरो जैसे चमकने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सटल तरीके से, मतलब जो आप लोगों का एक स्लोगन है, बातें कम काम ज्यादा, वो होना चाहिए। जी यहाँ क्या हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। ऐसे में मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे आशा, आप जो आक्रोश देख रहे हैं ना उत्तराखंड की जनता में, वो इसी जी वजह से है क्योंकि उत्तराखंड की जनता को धामी सरकार पर विश्वास नहीं है। इसीलिए जो जिला पंचायत चुनाव के जो ये रिजल्ट्स आए हैं, मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि 18 को अंकिता हमें छोड़कर चली जाती है। पूरा देश अंकिता के आक्रोश में जल रहा होता है, प्रदेश जल रहा होता है, ये देशव्यापी मुद्दा बन जाता है और जिला पंचायत चुनाव में इसकी आंच तक नहीं आती। हरिद्वार अलग है क्या उत्तराखंड से? क्या हरिद्वार के बिल्कुल लोगों के कानों तक अंकिता हत्याकांड का ये जो ढोल है नहीं नहीं पहुंचा होगा? तो कैसे हो एक सकता घंटे है का कि रास्ता हरिद्वार की जनता, ऋषिकेश वही से तो ऋषिकेश से हरिद्वार 1 घंटे का रास्ता है। वही तो मुश्किल इसीलिए बमुश्किल। मुझे इसीलिए मुझे नतीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अंकिता हत्याकांड का जरा सा भी क्या असर नहीं हुआ होगा। क्या वहां माताएं बहनें नहीं है जिनका दिल पिघला होगा, जिन्होंने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ वोट किया होगा? आज वाकई लोगों को लग रहा है कमल का फूल हमारी भूल, इसलिए क्योंकि जितने भी इस तरह के कांड हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता बता रही है कि सत्ता की हनक इनके सर चढ़कर बोल रही है। ये अब इंसानों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हम सब भेड़ बकरे हो गए इनके सामने। एक तानाशाही रवैया मैं पुलिस प्रशासन का देख के दंग हूं कि किस तरह की तानाशाही ये चल रही है कि आप जो कह दें वो सही है। हमें जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे सवाल अनुत्तरित हैं, उनका जवाब कौन देगा? पुलिस प्रशासन को अगर लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सिलसिलेवार तरीके से तारीख ब तारीख बताएं कब क्या हुआ और आपने कब क्या किया, आपने क्या एक्शन लिया। आप कैसे कह रहे हैं कि एसआईटी पूरे मामले की अच्छे से जांच कर लेगी? अब एसआईटी ने जाके आरोपियों को अपनी रिमांड में लिया। इतने दिन से वो जुडिशियल रिमांड में थे, किसकी कमी की वजह से? क्यों थे वो जुडिशियल रिमांड में? अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई थी तो पुलिस ने एप्लीकेशन रिमांड की क्यों नहीं डाली कोर्ट के सामने? और अगर नहीं डाली तो ये किसकी भूल थी? और अगर आपको सारा खुलासा कर दिया था आरोपियों ने, तो फिर बताइए वीआईपी कौन था जिसके आगे अंकिता गरिमा जी, को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा गरिमा जी, अगर अगर ये जो पत्रकार हैं जिनको धमकी भी मिली, अगर ये लगातार मुखर होकर अंकिता के पिता के साथ नहीं डटे रहते तो मुझे लगता नहीं कि ये जो अभी प्रकरण है सामने भी नहीं आता। आप क्या कहती हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोकल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को बहुत प्रणाम करना चाहूंगी और यही तो ताकत है चौथे स्तंभ की। आज फिर बता दिया इन मुट्ठी भर पत्रकारों ने कि ताकत क्या है एक चौथे स्तंभ की। पूरे उत्तराखंड की जो सरकार है, जो प्रशासन है, मामले को दबाने की कोशिश करता रहा, पर इन कुछ चुनिंदा पत्रकारों की वजह से मामला दब नहीं पाया। क्योंकि इनके पास जो ताकत है आम जनता के बीच में जाने की, और जो सोशल मीडिया की जी ताकत जो राजीव जी, हमारे स्वर्गीय राजीव जी हमारे हाथों में दे गए, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ावा दे गए। बातें करने के लिए लोग कुछ भी बातें करते रहे, लेकिन असल बात यही है कि आज ये जो मोबाइल फोन है हम लोगों के हाथ में, ये बारूद की तरह है। इसको हम अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दुष्प्रचार तो के लिए ऐसे भी में ये जितना धमकी। यूज किया जा सकता है, वैसे जी ही इन पत्रकारों ने बता दिया कि जनहित के लिए कितनी बड़ी ताकत मीडिया रखता है और इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी समाज की है। केवल सरकार, केवल धमकियां मिल रही विपक्ष है। नहीं, चौथा स्तंभ ऐसे ही जी नहीं कहा जाता। जी, धमकियां मिल रही है पत्रकारों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन पत्रकारों के ऊपर भी कहीं बहुत ना कहीं। शर्मनाक है।
हमने भी उसको जोरों से प्रसारित किया, हमने नंबर्स भी दिए किन नंबर से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन आज तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया कि आखिर वो कौन है जो धमकियां दे रहा है, जबकि फोन नंबर्स हम मुहैया करा चुके हैं। हमारे जिन पत्रकार भाइयों को धमकी दी जा रही थी वो एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आज तक भी जनता के सामने वो बदसूरत चेहरा सामने नहीं आया जो धमकियां दे रहा था पत्रकारों को। आखिर नासूर कौन है समाज के, ये जानने का अधिकार जनता को है कि वो कौन लोग हैं। जैसे आरएसएस के कुछ लोगों ने विवादास्पद पोस्टें डाली तो उनके खिलाफ जनता ने क्या किया वो आपने देखा। तो मैं उत्तराखंड की जागरूक साक्षर जनता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, युवा भाइयों को, युवतियों को नमन करती हूँ जिन्होंने इस मामले को बढ़ चढ़कर अब हाथों हाथ लिया है, और आगे भी ये संघर्ष हमारा लंबा रहने वाला है। हम सब एकजुट रहें, हम सब बिखरे नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, समय थोड़ा सा कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और आप थोड़ा सा भावुक भी होगी क्योंकि आपने दिल से इस जो अंकिता हत्याकांड है उसको दिल से लिया है और अपने घर में भी बेटी का हवाला देते हुए आपने अंकिता को अपना बेटी समझकर इस दर्द को लेकर आप सामने आ रही है और मीडिया के सामने लगातार आप प्रस्तुत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज को इतना समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।